ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज नेटवर्क्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली आज हमने बात करनी है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो ये सारी डिटेल हमने डिस्कस करनी है और उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के अंदर एक्चुअल फ़र्क क्या है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, वो बनता कैसे है, वो सारी डिटेल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके ख्याल में नेटवर्क कंप्यूटर इंटरनेट की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्या एप्लीकेशन है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में? आप कैसे इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग को? नेटवर्किंग का मतलब है कि आप एक डिस्टेंस के ऊपर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो वो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, क्या एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दें यार। हाँ जी, मतीन शहजाद। सर जैसे ये जूम हो गया, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, एक इसे मिनट, हम जूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, ठीक है, और कुछ? कोई और जवाब देगा? फेसबुक। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट टीम सर। क्या कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम। यार? आवाज भी रिपीट करते हैं। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम। जब चैट में लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट की, मुझे आवाज आई, अगली आवाज नहीं आई। और कोई जवाब देगा? आप उतनी देर तक चैट में लिखते हैं यार। हाँ जी, क्लास आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल करते हैं इस पूरी क्लास में। एक सर गूगल मीट भी है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मोहम्मद शहरोज, कौन बोल रहा है? यस सर, ट्विटर, स्काइप, इंस्टाग्राम, ओके, और अच्छा एक मिनट रुके। अब बात यह है कि जूम, स्काइप, ये एक किस्म की एप्लीकेशन है। यानी ये एप्लीकेशन क्या है कि आपने रिमोट टीम वर्क करना है, कि दूर बैठ के आप टीम का एक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी जूम में क्या होता है कि सारी क्लास इकट्ठे होके एक ही काम कर रही है एंड दैट इज लेक्चर जो है। स्काइप में भी आप मल्टीपल लोग आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपना नौकरी का काम जो है वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। दूसरी चीज आ जाती है व्हाट्सएप। ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन, ये मैसेजिंग के लिए है। ठीक है, कि आपने आपस में एक दूसरे के साथ कोई मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं, या कोई फ़ोन कॉल करनी है, वॉइस कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप, मैसेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आई है, ये किसी ने सजेस्ट किया है, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम के साथ और क्या हो सकता है? फेसबुक हो गया, फिर और क्या हो सकता है? टिकटॉक हो गया और ट्विटर हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? ये सोशल मीडिया है। ठीक है, तो यानी ब्रॉड लेवल पे आप देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो आप करते हैं उसकी एक एप्लीकेशन सोशल मीडिया है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर ये सारे आ जाते हैं। एक और एप्लीकेशन है मैसेजिंग की। मैसेजिंग में आपका व्हाट्सएप आ गया, वाइबर आ गया, मैसेजिंग में आपकी ईमेल्स भी आ जाती हैं, यानी जीमेल आ गया, हॉटमेल आ गया। ठीक है, फिर आपकी एक और एप्लीकेशन है रिमोट टीम वर्किंग की, जिसमें जूम आ गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें स्काइप आ गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या एप्लीकेशन हो सकती है? आपकी गूगल शीट्स वगैरह हो सकती हैं कि आपने जो है, ठीक है, गूगल शीट्स में क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पे कोई चीज लिखनी है,
कोई टेक्स्ट है या कोई स्प्रेडशीट है और वो आपने शेयर करनी है अपने किसी दोस्त के साथ, तो आप गूगल शीट खोलेंगे, उसके ऊपर जो भी आपने चीज लिखी है, गूगल डॉक खोलेंगे, उसमें जो भी डेटा एंटर करना है कर देंगे, साथ आप वो फाइल शेयर करा देंगे अपने दोस्त के साथ, तो वो भी दूर बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी ने टेलीग्राम का मशवरा दिया है, तो टेलीग्राम भी जैसा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है व्हाट्सएप की तरह। फिर किसी और ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का है, हाँ यार ये एक्सेलेंट, टीम वाला जो था मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो भी आपका रिमोट टीम वर्क के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर एक और मशवरा है कि रेडिट, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, बिगो लाइव का मुझे नहीं पता, पर ट्विटर जो है ठीक है सोशल मीडिया हो गया। डिस्कॉर्ड, आप कौन सी गेम खेलते हैं यार अब्दुल मुईज? डिस्कॉर्ड तो यूजली गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्या? नहीं सर, चैट के लिए भी कर लेते हैं कभी कभार फ्रेंड्स के साथ। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं गेमिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ज्यादातर क्या रैंक पुश करने के लिए खेलते हैं दोस्तों के साथ। क्या अमंग अस खेलते हैं उसके ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो गेमिंग हो गई। अगली फिर एप्लीकेशन गेमिंग की है कि आप अगर ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, पबजी आजकल बहुत पॉपुलर है, कुछ को काउंटर स्ट्राइक का शौक है, कुछ डोटा खेल लेते हैं, ठीक है, और काफी गेम्स आ रही हैं, तो वो सारा भी आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन की एक एप्लीकेशन है। फिर रेडिट आ गया, रेडिट भी आपका सम और सोशल मीडिया और वर्सेस लाइव फीड वगैरह का एक मिलाप है कि आपने किसी टॉपिक पे कोई बात करनी है तो रेडिट पे आप बात कर भी सकते हैं और लोगों की बातें जो है वो सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ये कुछ एप्लीकेशन आपकी कनेक्टेड वर्ल्ड की हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आज से अगर आप कोई 20 साल पहले बात करते हैं तो दुनिया इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी, पर अब जो है आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करें तो चांसेस आर कि वो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट जरूर कर रही होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमने मेंशन कर दिए। एक जो एग्जांपल मेंशन करना भूल गए थे जो सबसे अहम है वो वेब ब्राउजिंग है, यानी नेटवर्किंग गेमिंग वगैरह अपनी जगह होगी, पर आप ब्राउजिंग नहीं करते, आप नेट पे जाके खबरों वाली वेबसाइट देखते हैं, या किसी मूवी स्टार का या किसी फिल्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप इंटरनेट पे जाके देखते हैं। अगर क्रिकेट मैच फॉलो कर रहे हैं तो क्रिक इन्फो पे जाके आप उसका स्कोर देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि वेब ब्राउजिंग भी आपकी एक बड़ी अहम एप्लीकेशन है। और आज से 20 साल पहले की बात करें तो तब ऑनलाइन गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग इतनी कॉमन नहीं थी जितनी कॉमन आपकी सिंपल वेब ब्राउजिंग थी। और उसकी वजह है कि आजकल आपके पास बहुत ज्यादा इंटरनेट की स्पीड अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले आपके पास इतनी स्पीड अवेलेबल नहीं होती थी। अगर आप घर पे कोई मूवी देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे मूवी स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल था। अब तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी स्पीड है कि आप कोई भी मूवी डाउनलोड लाइव स्ट्रीम करनी है स्ट्रीम कर लें, अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लें। पर पहले ये नहीं था, पहले आपका मेनली वेब ब्राउजिंग ही होती थी। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है आजकल बहुत अहम है। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, यानी अब बेसिकली दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है कि दुनिया में जितनी भी चीजें, जितने भी डिवाइसेस हैं, सारे के सारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो। यानी आपका घर पे जो फोन है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपकी घर पे फ्रिज है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा। और आप किसी दुकान पे गए हैं सौदा खरीदने, तो आप अपने फोन पे अपने फ्रिज के साथ कनेक्ट करके फौरन चेक कर सकते हैं कि फ्रिज के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट पड़ी, चीजें पड़ी हुई हैं, अंडे पड़े हुए हैं, दूध पड़ा हुआ है, सब्जियां पड़ी हुई हैं, उस सारे की डिटेल जो है वो फ्रिज मॉनिटर कर रहा होगा और आप दुनिया के किसी भी कोने पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपके घर पे जो ओवन है या माइक्रोवेव ओवन है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है कि आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, दफ्तर से घर जाने में आपको आधा घंटा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर से निकलने से पहले आप जो भी रात का खाना है वो ओवन में रखते हैं और दफ्तर से वापस जाते वक्त आप निकलने से पहले इंटरनेट पे कनेक्ट करके ओवन को ऑन कर देंगे, तो आधे घंटे में आप घर पहुंचेंगे और आपका खाना पक चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपकी एप्लीकेशंस हैं
जो आजकल डेवलप हो रही है। उसके अलावा बात करें तो आपका स्मार्ट सिटी जो है वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कि आपकी सड़कों के ऊपर, आपके घरों के बाहर कैमरास लगे होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, और वो हर वक्त सर्वेलेंस कर रहे होते हैं कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा। अब तो इतनी तरक्की होगी, चाइना में इस तरह की आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, कि वो कैमरा जो है वो लाइव आपकी तस्वीरें भी ले रहा होता है, और साथ ही वो ये भी डिटरमिन कर लेते हैं कि ये कौन सा शख्स है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, इसका आईडी कार्ड नंबर क्या है, इसका फोन नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है मेंटेन हो रही होती है। और इसका फायदा क्या है कि अगर कहीं पे क्राइम हुआ है तो फौरन आपको पता लग जाएगा कि उस इलाके में कौन कौन लोग थे। या फिर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा किसी ऐसी जगह पे फिर रहा है जहां पे उसे नहीं होना चाहिए था, तो वो भी आप क्राइम होने से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्राइम होने का चांस है, तो पुलिस को फौरन इतला दी जा सकती है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब दुनिया आगे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी और ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगी, और उससे हमारी जिंदगी आसान भी हो जाएगी, ज्यादा सिक्योर भी हो जाएगी। पर मसला क्या है कि प्राइवेसी का शायद इशू हो जाए, यानी आप जहां पे भी जा रहे हैं, जिस भी शख्स के साथ फिर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होगी और आपकी प्राइवेसी खत्म होती जाएगी। पर हैविंग सेड दैट, वो फिर एक प्राइस है जो कि लोग विलिंग है पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आसानियां ज्यादा हो रही है, सिक्योरिटी ज्यादा हो रही है, तो अगर प्राइवेसी थोड़ी खत्म हो भी जाए तो इतना मसला नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, कई लोग हैं जो कि इस चीज पे भी डिबेट करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो फिर डिबेट चलता रहेगा। ठीक है, अभी जो मकसद था वो बेसिकली आपको ये शो करना था कि नेटवर्किंग जो है वो फ्यूचर है। ठीक है, वही अब आगे हर चीज जो है वो कनेक्टेड होगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लें। पहली चीज है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली एक कलेक्शन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, ठीक है, जो कि रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं आपस में, और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कनेक्शन जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में, ये किस तरह की कनेक्शन हो सकती है? तो ये कनेक्शन वायर्ड भी हो सकती है, यानी आप अपने घरों में देखें तो राउटर जो है दीवार में एक सॉकेट होती है, उसके साथ कनेक्टेड होता है, और उसमें एक कॉपर वायर जा रही होती है। ठीक है, सिमिलरली आपके घर से जो आईएसपी है, सर्विस प्रोवाइडर है, उस तक जो आपकी कनेक्शन होती है वो भी एक कॉपर वायर के थ्रू होती है, या फिर वो कनेक्शन जो है शायद बेहतर हो और वो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू हो। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर क्या होते हैं? एक शीशे की केबल होती है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। ऑन दी अदर हैंड कॉपर वायर जो है एक मेटेलिक वायर होती है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी कनेक्शन है ये वायर्ड होती है। दूसरी टाइप ऑफ कनेक्शन जो डिवाइसेस के बीच में हो सकती है वो वायरलेस है। वायरलेस में एक तो रेडियो वेव होगी, जो आपके घर में वाईफाई राउटर है वो रेडियो वेव ट्रांसमिट कर रहा होता है। उसके अलावा इंफ्रारेड भी हो सकती है, यानी आप अगर अपने टीवी के रिमोट को देखें तो आपकी टीवी और आपके रिमोट के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, और वो किस चीज का चैनल होता है? उसमें इंफ्रारेड लाइट होती है। सिमिलरली अगर आपने आज से कोई 15 साल पहले के फोन देखे तो वो पुराने जो नोकिया के फोन होते थे, अगर दो डिवाइसेस को आपने आपस में कम्युनिकेट कराना होता था तो उनमें एक इंफ्रारेड वाली जगह होती थी, आप उन दोनों को आमने सामने रखते थे और इंफ्रारेड जो लाइट थी उसके थ्रू आपका सिग्नल जो है एक फोन से दूसरे फोन तक जाता था। ठीक है, पर इंफ्रारेड का मसला क्या होता है कि उसकी इतनी ज्यादा रेंज नहीं होती। तो अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो फिर एक और कॉन्सेप्ट है फ्री स्पेस ऑप्टिक्स का। इसमें क्या होता है कि आपका एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, उनके बीच में कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, ना कोई कॉपर वायर है, ना कोई लाइट, ना कोई ग्लास केबल है, फाइबर केबल। उसमें क्या होता है सिंपली कि एक एंड से दूसरे एंड तक एक लेजर ट्रांसमिट होती है, वो आपकी ओपन स्पेस हवा के अंदर, और उस लेजर के ऊपर आप बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो या तो वो एक केबल के ऊपर कर सकते हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक हो सकती है या कॉपर वायर हो सकती है, या वो वायरलेस के ऊपर कर सकते हैं जिसमें सिंपली जो वायरलेस राउटर की तरह है, या तो रेडियो वेव होगी जो कि हर डायरेक्शन में जाएगी, या पे इंफ्रारेड होगी, या पे लेजर होगी जो कि स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है।
ठीक है, यानी इस बात को मैं बता दूं कि अगर आप अपने कमरे में किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं तो रेडियो वेव तो राउटर से आप तक पहुंच जाएगी, पर अगर आपने कोई लेजर या इंफ्रारेड ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं तो वो फिर आपको उसके बिल्कुल सामने बैठना पड़ेगा, उसकी लाइन में बैठना पड़ेगा, वरना सिग्नल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे कम्युनिकेशन के तरीके आपके आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगला सवाल ये है आप लोगों से कि वायरलेस और वायर्ड में आपको फायदे और नुकसान क्या नजर आते हैं, यानी इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके ख्याल में इनका फायदा क्या है और इनका नुकसान क्या है कंपेयर टू ईच अदर। हाँ जी क्लास। सर रेंज है एक, रेंज ज्यादा नहीं होगी। क्या रेंज 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 किस में ज्यादा होगी, वायरलेस में कि वायर्ड में? वायर्ड में। ओके क्लास, पहली चीज तो आ गई कि वायर के अंदर आपकी रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, यानी अगर आपका टेलीफोन केबल देखें तो वो कुछ किलोमीटर तक जो है आपका सिग्नल जा सकता है। जो आपका वायरलेस राउटर होता है ऑन दी अदर एंड, उसमें इतनी रेंज नहीं होती। वो उसमें मसला क्या होता है कि अगर आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें इंटरफेरेंस है, यानी और लोगों के वायरलेस सिग्नल है, या कोई बिजली चमकी है या धुंध हो गई है या डस्ट है या बारिश हो गई है, तो आपका जो वायरलेस सिग्नल होता है वो खराब हो सकता है, वो कमजोर हो सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक मसला है कि वायर्ड में जितनी वायर की रेंज है उतना सिग्नल जाता है, वायरलेस में रेंज वेरी करती है इन्वायरमेंट में। अगर आप जनरेटर ऑन करेंगे घर पे तो वायरलेस बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देखता हूं कि अगर आप कभी गाड़ी में रेडियो सुनते हुए जा रहे हो और कभी आप बहुत हैवी किस्म की इलेक्ट्रिक केबल के नीचे से गुजरे तो आपके रेडियो का जितना भी सिग्नल होता है वो सारा टूट जाता है। या कभी क्या होता है कि बिजली चमके तो आपका रेडियो सिग्नल जो है वो खराब हो जाता है। तो वायर यानी इंटरफेरेंस जो है वायरलेस में ज्यादा है, वायर्ड में इंटरफेरेंस कम है। चले और बताएं फायदे नुकसान। हाँ जी क्लास, और क्या फायदा है? सर सर वायर्ड वायर्ड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। कौन बोला यार, आवाज नहीं आई आपकी, रिपीट करें। सर वायर्ड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। वाइड रिस्पॉन्सिव है का क्या मतलब है कि अच्छी आपको स्पीड मिल जाएगी? वो यार यही बात होगी इंटरफेरेंस की, क्या एनवायरनमेंट की इंटरफेरेंस वायर्ड के केस में बचत हो जाती है, और वायरलेस के केस में अगर इंटरफेरेंस है तो आपका सिग्नल खराब हो जाता है, और सिग्नल खराब होने से फिर आपकी जो स्पीड मिल रही थी वो भी सफर करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या फायदे नुकसान होते हैं? सर वायरलेस में स्पेस ज्यादा होगी और वायर्ड में कम होगी। यार लाजमी नहीं है, स्पीड दोनों में अच्छी हो सकती है। सर स्पेस। अगर वायर्ड में फाइबर ऑप्टिक है तो बहुत अच्छी स्पीड होगी, और वायरलेस में अगर फ्री स्पेस ऑप्टिक है और वो लेजर बीम ट्रेवल कर रही है तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजर बेस्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर वायर है कि रेडियो वेव्स है, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं, पर दोनों केसेस में स्पीड अच्छी हो सकती है। पर यस, इंटरफेरेंस वाली बात जो मैंने की थी उसकी वजह से वायरलेस में स्पीड खराब होने का चांस होता है ज्यादा, वायर्ड में स्पीड का खराब होने का चांस कम है। हाँ जी, और कुछ? सिग्नल स्ट्रेंथ। सिग्नल स्ट्रेंथ भी इसी में आ जाती है। और सर Data वायरलेस से loss. काफी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि वायर्ड मेरे ख्याल से एक या दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो किया जाता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है, वायरलेस के केस में क्या होता है कि आपके कमरे में जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सारे एक राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उस राउटर के बिल्कुल पास बैठना लाजमी नहीं है। आप थोड़ा दूर भी होंगे, कमरे के किसी कोने पे भी होंगे, वो वायरलेस सिग्नल पहुंच जाएगा। वायर्ड के केस में मसला क्या होता है कि आपने डायरेक्ट एक तार लगानी है अपने कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस तक, तो तार जहां तक होगी आपको वहीं पे बैठना पड़ेगा, आप कंप्यूटर को मूव अराउंड नहीं कर सकते। यानी आप कंप्यूटर लैब में अगर जाए तो वो तारों के साथ कनेक्टेड है, तो आप कंप्यूटर उठा के किसी और टेबल पे नहीं लेके जा सकते।
पर आपका जो मोबाइल फोन है वो वायरलेस के साथ कनेक्टेड है। तो मोबाइल आपकी जेब में होगा, आप कमरे के किसी कोने पे चले जाएं, कमरे से बाहर भी निकल जाएं, आपको सिग्नल आता रहेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये वायरलेस के केस में है, ये वायर्ड के केस में नहीं है। ठीक है, इसे आप बात को खत्म करते हैं। ठीक है, तो वायरलेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ज्यादा देता है। ठीक है, क्योंकि तार जो है वो आपको फिक्स कर देती है, पर वायरलेस रेडियो सिग्नल है वो हर जगह पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है कि वायरलेस के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। यानी परमिशन का क्या मतलब है कि आपका जो केबल वाला होता है वो जब आपके घर पे केबल बिछाने आता है तो मसला क्या होता है कि अगर उसने किसी और के घर में केबल लेके जानी है तो पहले आपसे इजाजत लेगा। अगर आप इजाजत नहीं देते तो वो केबल आपके घर के थ्रू वो किसी और के घर में नहीं लेके जा सकता। तो इसमें मसला क्या है कि आप कह सकते हैं कि मुझे पैसे दो, किराया दो इस चीज का। ठीक है, वायरलेस का फायदा क्या है कि ये मसला नहीं होता। आपका जो भी ऑपरेटर है वो एक वायरलेस ट्रांसमीटर लगा देगा, अब वायरलेस सिग्नल आपके घर में से जा रहे तो आप उसे रोक तो नहीं सकते ना। तार बिछने से आप रोक सकते हैं, वायरलेस की वेव को, सिग्नल को जाने से नहीं आप रोक सकते। तो ये एक वायर का नुकसान एक और हो जाता है। ठीक है, फायदे की बात करें तो रेडियो वेव में इंटरफेरेंस का मसला होता है वायरलेस में, जो हमने ऑलरेडी बात की है। अगर मल्टीपल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपका सिग्नल खराब हो सकता है। ठीक है, पर वायर के केस में ये इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि वायर के अंदर एक ही सिग्नल जा रहा, यानी जो सिग्नल गुजर रहा होता है वो किसी और के सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं है सच करता। ठीक है, तो ये कुछ फायदे और नुकसान आते हैं, और भी इस पर बात की जा सकती है, पर लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कुछ डेफिनेशंस नोड क्या होती है। तो कभी भी आप नोड की बात सुनेंगे तो नोड किसी भी डिवाइस को कहा जा सकता है। आपका कंप्यूटर नोड है, आपका लैपटॉप नोड है, आपका मोबाइल फोन नोड है, आपके घर में जो वायरलेस राउटर है वो भी नोड है। ठीक है, तो ये सारी नोड्स कहलाती हैं। फिर डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का क्या मतलब है, ये बेसिकली आपकी स्पीड है जिसपे डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट होता है। यानी स्पीड का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स एक सेकंड में कितनी ट्रांसफर होंगी, ये बैंडविड्थ है। यानी अगर आपका कनेक्शन 1 मेगाबिट पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 1 मिलियन बिट ट्रांसमिट हो सकती है। 1 गीगाबिट पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक 1 गीगाबिट्स जो है, यानी 1000 मेगा मिलियन बिट्स जो है, 1 बिलियन बिट्स ट्रांसमिट हो सकती है। तो सवाल है कि बैंडविड्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि ये बेसिकली डिटरमिन करती है कि आपका ट्रांसफर टाइम क्या होगा। अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड करनी है और आपका लेट्स सपोज 1 गीगाबिट की फाइल है, तो अगर आपका कनेक्शन 1 गीगाबिट पर सेकंड का है तो उसका मतलब है पूरी फाइल एक सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका 1 मेगाबिट का कनेक्शन है पर सेकंड, तो इन दैट केस आपको 1000 सेकंड लगेंगे 1 गीगाबिट की फाइल डाउनलोड करने में। ठीक है, तो जितनी हाई बैंडविड्थ होगी आपको उतनी अच्छी ट्रांसफर टाइम मिल रहे होंगे। तो आइडियली आप चाहते हैं कि आपको बहुत हाई बैंडविड्थ मिला। ठीक है, फिर नेटवर्क की जो एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन जो नेटवर्क के ऊपर रन करती है वो 2 किस्म के मॉडल फॉलो कर सकती है। एक मॉडल होता है क्लाइंट सर्वर और एक होता है पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि आपका एक सर्वर है, डेडिकेटेड मशीन है जो कि हर क्लाइंट की ख्वाहिश को पूरा कर रही है। यानी अगर आपने वेब ब्राउजिंग करनी है, CNN का पेज देखना है, तो एक मशीन होगी जिसके ऊपर CNN का पूरा पेज पड़ा होगा, उसे सर्वर कहते हैं, और आपकी मशीन क्लाइंट है। आप उस सर्वर से कनेक्ट करके जो भी वेब पेज CNN का देखना था आप अपनी मशीन के ऊपर ले आएंगे। सिमिलरली अगर आपने मूवी देखनी है तो आप यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, उस सर्वर के ऊपर जो भी वीडियो पड़ी हुई है वो आपके क्लाइंट पे यानी आपकी मशीन के ऊपर डाउनलोड होगी और वहां से चलना शुरू हो जाएगी। एक और एग्जांपल फाइल डाउनलोड का है कि अगर कोई सर्वर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल LMS के ऊपर मैंने लेक्चर स्लाइड रखी हुई है, तो आप LMS के सर्वर के साथ कनेक्ट करके उस लेक्चर स्लाइड को अपनी क्लाइंट पे, अपनी मशीन पे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, यानी एक सर्वर है
और उसके साथ मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं. As opposed to that, the other model that we have is the peer-to-peer model. Peer-to-peer में क्या होता है कि आपके यूजर जो है उन्हें पीयर कहा जाता है, और पीयर किसी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे. यानी आपके कंप्यूटर में अगर कोई मूवी पड़ी हुई है तो मैं यूट्यूब के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके वो मूवी ले लूंगा. ठीक है. तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो क्लाइंट सर्वर भी हो सकती है जैसे यूट्यूब था, और वो पीयर टू पीयर भी हो सकते हैं जैसे कोडी है. कोडी में क्या होता है कि आपकी मशीन जो है वो दुनिया के डिफरेंट मशीनों के साथ पीयर्स के साथ कनेक्ट करती है, और जिसके पास भी फाइल पड़ी हुई है आप उससे वो वीडियो जो है डाउनलोड कर लेते हैं. फाइल शेयरिंग में भी एग्जांपल ले लें टॉरेंट्स का. तो अगर तो आप किसी सर्वर के साथ डाउनलोड कर रहे हैं फाइल तो वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है जैसे LMS हो गया. और अगर आप टॉरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू टॉरेंट है, तो उसमें क्या होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी सर्वर के साथ नहीं कर रहे हैं, अपने दूसरे लोगों के साथ, दूसरे पीयर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसके पास भी फाइल पड़ी हुई है आप उसे डाउनलोड कर लेंगे. सिमिलरली गेमिंग है, वो भी एक पीयर टू पीयर मॉडल फॉलो कर सकता है कि जो लोग गेम खेलना चाह रहे हैं वो आपस में कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो ये दो मॉडल हैं जो कि फॉलो होते हैं. इनका एक हाइब्रिड भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है कि कुछ हिस्सा जो है एप्लीकेशन का क्लाइंट सर्वर हो, कुछ पीयर टू पीयर हो, पर वी कैन लीव दैट फॉर नाउ. अभी आप बेसिकली इसी पे फोकस करें कि एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर गेम भी तो सर्वर यूज करते हैं. ओके. गेमिंग जो है क्लाइंट सर्वर भी हो सकती है, पीयर टू पीयर भी हो सकती है. अगर आप लैन के ऊपर गेमिंग कर रहे हैं तो यूजुअली वो पीयर टू पीयर होती है कि आपस में मशीनें कनेक्ट होती हैं, कोई सर्वर नहीं होता. ठीक है. पर हैविंग सेड दैट सर्वर वाली गेम्स भी हैं, दोनों गेम्स एग्जिस्ट करती हैं. इसलिए मैंने कहा कि आपका मॉडल जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं, और एक ही एप्लीकेशन दो डिफरेंट किस्म के मॉडल इस्तेमाल कर सकती है. यानी वीडियो स्ट्रीमिंग का मैंने एग्जांपल दिया कि वो क्लाइंट सर्वर भी है और वो पीयर टू पीयर भी है. फाइल शेयरिंग का मैंने एग्जांपल दिया कि वो क्लाइंट सर्वर भी है, वो पीयर टू पीयर भी है. तो गेमिंग में भी ये हो सकता है. ठीक है. मूविंग ऑन. क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में आपके ख्याल में फायदे और नुकसानात क्या है? एनी आइडियाज? सर पीयर टू पीयर लिमिटेड होगा उसके पास इंफॉर्मेशन और डाटा, लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्योंकि वो काफी ज्यादा कंपैरेटिव सर्च करता है मतलब मल्टीपल कंप्यूटर से, तो वो उसके पास ज्यादा डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है. एक ही आपने बात कर दी, इसके अलावा और कोई सजेशन देगा? या आपने सही किया है? इसके अलावा कोई सजेशन? हाँ जी. यार क्या हो गया, सोचें क्या हो सकता है. क्लाइंट सर्वर की बात करें तो क्लाइंट सर्वर में आपका कंटेंट सर्च करना आसान है. अगर आपको कोई फाइल, आपको लेट्स सपोज आपने CNN का पेज देखना है तो आप उसके सर्वर से कनेक्ट करके पेज की रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. सर्वर रिलायबल भी होता है और सिक्योर भी होता है. यानी CNN जो है वो एक सर्वर है. अब उसमें कोई खराबी होती है तो कंपनी उसे फौरन ठीक कर लेगी क्योंकि कंपनी उससे पैसे कमा रही है, और कंपनी उसे सिक्योर भी करेगी क्योंकि एक ही सर्वर है. तो अगर कोई मसला होता है तो सारों को पता है कि कहाँ पे मसला हुआ है, कैसे उसे ठीक करना है. और क्लाइंट सर्वर का मसला क्या है कि एक्सपेंसिव है. यानी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अपनी एक कंपनी खोलें, उसका सर्वर बनाए, सेटअप करें, तो सर्वर खरीदने में आपको लाखों रुपए लग जाएंगे. उसके लिए आपको बैंडविड्थ बहुत हाई खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे. फिर आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कि उस सर्वर को मैनेज करे, उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी. तो ये काम महंगा हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे एक मसला और जो क्लाइंट सर्वर का है कि अगर सर्वर फेल हो गया तो फिर जब तक वो सर्वर ठीक नहीं होता पूरा सिस्टम बंद पड़ा होगा. अब इस चीज को कंपेयर करें पीयर टू पीयर से. पीयर टू पीयर में क्या होता है कि कंटेंट ढूंढना मुश्किल है. यानी अगर मुझे कोई फाइल चाहिए तो सर्वर के केस में क्या था, मुझे पता था कि ये सर्वर है, इसके पास फाइल पड़ी है, मैं उससे कनेक्ट करके फाइल ले लेता. पीयर टू पीयर में क्या होता है कि कोई सर्वर नहीं है, तो मैं जो है रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा. जितने भी लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर टॉरेंट फॉर एग्जांपल, तो मैं सारों को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मुझे ये फाइल चाहिए, तुम्हारे पास ये फाइल पड़ी हुई है कि नहीं. तो उनमें से कुछ पीयर रिप्लाई कर देंगे कि है हमारे पास, कुछ कहेंगे कि नहीं है,
कुछ कहेंगे कि फाइल का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है बाकी नहीं है, तो वो ढूंढना कि किसके पास क्या पड़ा हुआ है, फिर डिसाइड करना कि किस से लेके आना है किस से नहीं लेके आना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि पीयर की ठीक है सर। क्वालिटी भी अच्छी या बुरी हो सकती है। सर्वर में तो आपको पता है ना, सर्वर से कनेक्ट किया उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो आपको सर्व कर दे। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आप किसी ऐसे पीयर के साथ कनेक्ट कर गए जिस बेचारे की अपनी बैंडविड्थ ही कुछ नहीं है, तो वो आपको क्या फाइल ट्रांसमिट करके देगा। तो अच्छा पीयर ढूंढना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा पीयर नहीं मिलेगा तो आपकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। अगला मसला रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी का है कि मैं एक पीयर हूं, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, क्या गारंटी है कि मैं सच बोल रहा हूं? CNN का सर्वर तो सच बोलेगा, क्योंकि अगर वो झूठ बोलते हैं तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। मेरे ऊपर आप कैसे केस करेंगे? आपको तो पता भी नहीं कि मैं कौन हूं। मेरा नेट पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपकी रिक्वेस्ट आई कि मुझे फाइल चाहिए, मैं कहता हूँ ठीक है मेरे पास है, आप मुझे कहते हैं ठीक है दे दो, वो फाइल मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, उसके अंदर मैं वायरस डाल देता हूँ या उस फाइल के अंदर मैं इलीगल चीजें डाल देता हूँ ताकि आपको जेल हो जाए, ठीक है। तो ये मसला होता है कि पीयर के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, सर्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वेल नोन कंपनी का होता है, और अगर सर्वर कंपनी ने आपके साथ झूठ बोला तो आप उसको अदालत में लेके जा सकते हैं। और पीयर क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पीयर कौन है, आप अदालत में क्या लेके जाएंगे, तो इसी पीयर को कोई खौफ नहीं होता, वो आपको वायरस भेजना चाहे वो आपको भेज सकता है। और पीयर टू पीयर का फायदा क्या है कि वो चीपर है। अगर मैंने कोई फाइल डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मैं उसके लिए सर्वर खरीदता हूं तो मुझे बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पीयर टू पीयर नेटवर्क इस्तेमाल करता हूं, मैं कुछ यूजर को फाइल दे देता हूं, कहता हूं कि यार आगे तुम फॉरवर्ड कर देना, तो वो फिर सारे लोग फॉरवर्ड करना शुरू हो जाएंगे, मुझे कुछ सर्वर नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीपर पड़ता है। और एक और फायदा क्या है कि अगर एक पीयर फेल हो गया, तो अगर आपके पास 1000 पीयर है जिनके पास वो फाइल पड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं, वो एक पीयर फेल हुआ है, बाकी 999 से आप अपनी फाइल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर में मसला ये था कि अगर सर्वर फेल हो गया है तो अब जब तक वो सर्वर ठीक नहीं होगा तब तक सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी को फाइल नहीं मिलेगी। और पीयर टू पीयर में अगर एक फेल होता है तो 10 और खड़े होंगे जो कि आपको दे देंगे, ठीक है। क्लियर है क्लास? एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, ये डीप वेब जोन्स है पीयर टू पीयर की क्या एग्जांपल है? सर डार्क वेब, या सर सॉरी रिपीट एग्जांपल करें? पीयर टू, सर डार्क वेब पीयर टू पीयर की एग्जांपल है? ओके, यहाँ पे बात आई है डार्क वेब की, उस पर हमने अभी बात करनी है। मेरी कोशिश है इस लेक्चर के एंड तक हो जाए, वो आखिरी साइड में है, ठीक है। तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, एंड तक इंतजार कर लें। अगर लेक्चर आज ओके सर, कंप्लीट ना हो सकी सारी स्लाइड तो फिर अगले लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। ठहर जाए। हाँ जी, और मतलब आपको समझ आ गई है? आपने सवाल किया हुआ चैट में, क्लियर हो गया? यस सर। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें इस चीज की, क्लाइंट सर्वर्स और पीयर्स टू पीयर्स की क्या कह रहे हैं? एग्जांपल सर एक दे दें इनकी, किसका एग्जाम्पल? ये इसी चीज की, इसी स्लाइड का, क्लाइंट सर्वर्स और ये जो है पीयर टू पीयर मॉडल का। ओके ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं क्लास। लेट सपोज ये YouTube है, YouTube का सर्वर है, यहां से सारे लोग जो है लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है। सारे लोग सर्वर से कनेक्ट करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंटेंट ढूंढना आसान है कि मुश्किल है, क्रिकेट मैच ढूंढना आसान है कि मुश्किल है? आप सीधा YouTube पे जाएंगे, लिखेंगे क्रिकेट मैच और वो आ जाएगा, ठीक है। सर्वर रिलायबल है कि नहीं, यानी YouTube जो है आपको वायरस भेजेगा कि नहीं? नहीं भेजेगा। YouTube आप YouTube अगर कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच है तो आपको क्रिकेट मैच ही भेजेगा, कोई वायरस वगैरह नहीं भेजेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये एक्सपेंसिव है कि नहीं, तो आपके ख्याल में आप अपने घर पे YouTube जैसी कंपनी चला सकते हैं? नो। आपको अंदाजा है कितना पैसा लगेगा आपको मशीनें रखने में, सर्वर खरीदने में, ठीक है। तो ये महंगा काम है।
और दूसरा मसला क्या है कि अगर YouTube क्रैश कर गया या हुकूमत ने पाबंदी लगा दी तो अब क्या होगा कि इनमें से कोई भी YouTube पे क्रिकेट मैच नहीं देख सकेगा। ठीक है, अब यही काम अगर हम पीयर टू पीयर के जरिए करना चाहें तो क्या होगा? लेट्स सपोज मैं क्रिकेट मैच जो है वो दिखाना चाहता हूं आप सारों को, तो मैं क्या करूंगा, कोई 3 लोगों को मैं क्रिकेट रैंडमली 3 लोग सिलेक्ट करता हूं और उन्हें कहता हूं यार ये लो क्रिकेट मैच देख लो। पहली बात तो ये है कि मेरे पैसे लग रहे हैं कि नहीं। अब मेरे घर पे एक कंप्यूटर है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि 3 लोगों को क्रिकेट मैच दिखा सकूं, तो मुझे कोई नई मशीन, महंगी वाली मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीपर है। ठीक है, और इसका एक और फायदा अब होगा क्या कि मैं इन सारों को जब फॉरवर्ड कर रहा हूं तो ये भी आगे लोगों को कह सकते हैं कि यार चलो मेरे पास क्रिकेट मैच है, तुम भी देख लो, ये लो तुम भी देख लो, तुम मेरे दोस्त हो। ये किसी और को कहते तुम भी मेरे से क्रिकेट मैच देख लो, ये कहते तुम मेरे से क्रिकेट मैच देख लो। अब हो क्या रहा है कि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उतने ज्यादा फर्दर लोगों को क्रिकेट मैच दिखाया जा सकता है। ये आगे और लोगों को मैच दिखाएगा, ये आगे और लोगों को मैच दिखाएगा। तो आपको एक सर्वर नहीं चाहिए, बस आप ही हैं। आपने कुछ पीयर्स को फॉरवर्ड किया, आगे उन्होंने और पीयर्स को मैच फॉरवर्ड कर दिया। पर यहाँ पे मसला क्या है कि अब एक नया पीयर आता है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैच मैंने इससे लेना है कि इससे लेना है कि इससे मैं देखूंगा कि मैं इससे देखूंगा। ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि पीयर जो है वो रिलायबल नहीं है। अगर इस वाले पीयर ने मेरे से मैच लिया है पर ये आपको कोई वायरस भेज देता है तो मेरा कसूर तो नहीं था ना, मैंने तो वायरस नहीं भेजा ना, मैंने तो क्रिकेट मैच ही भेजा था। पर ये बीच में कोई चोर बैठा हुआ है, उसने वायरस भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी का मसला है कि ये बंदा चोर भी हो सकता है। दूसरा मसला ये भी हो सकता है कि ये मैच देखते देखते ये पीयर फैसला करते हैं कि यार हमारी टीम तो हार रही है, तो ये छोड़ के चला जाता है। तो अब क्या होगा, अब इसको और इसको किसी और को ढूंढ के मैच उससे लेना पड़ेगा, यानी रिलायबिलिटी भी खत्म हो गई है। ठीक है, कि वो अब उन सारों को दोबारा से अब मैच देख रहे हैं, कोई कैच होने लगा था, वो जैसे ही कैच होने लगा है ये वाली मशीन जो है छोड़ के चली जाती है, तो आपका कैच तो मिस हो गया ना। अब आपको 2-3 मिनट लगेंगे दोबारा कनेक्ट करने में किसी और के साथ। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी सिक्योरिटी के मसले होते हैं। पास चीपर है वो हमने देख लिया। और आखिरी फायदा ये है कि मैं अगर मैच दे रहा हूं पर एक नोड खत्म हो गई है तो एटलीस्ट और नोड्स हैं जिनसे मैच लिया जा सकता है। यानी मल्टीपल पीयर्स है, उनमें से कोई एक चला जाता है तो आप किसी और से मैच ले लेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से क्लाइंट सर्वर में मसला था कि अगर सर्वर गया तो सब गया। पीयर में अगर एक पीयर टू पीयर में एक पीयर चला जाता है तो बाकी एटलीस्ट सर्विस दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन? क्लास क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेटवर्क की टाइप क्या होती है? एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि आपकी मशीन जो है एक करीब के एरिया में होते हैं, यानी एक कमरे के अंदर है या एक बिल्डिंग के अंदर है। ठीक है, अच्छा, नेटवर्क के जो कनेक्शन का तरीका होता है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है, यानी डिफरेंट जो मशीन हैं वो किस तरीके से कनेक्ट किए हैं तो उस तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी किस तरह की हो सकती है? एक रिंग टोपोलॉजी है जिसमें हर नोड जो है एक दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होती है और ये सारी नोड एक सर्कल बनाती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी होती है कि एक नोड होती है, बाकी सारी नोड उस एक नोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिर बस टोपोलॉजी होती है कि सारी नोड जो है एक शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्टेड है, सारों के सिग्नल सारों तक जा रहे हैं। यानी यहां पे अगर आप देखें तो रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि ये नोड अगर कोई सिग्नल भेजती है तो वो इसके थ्रू होता हुआ इस नोड को पहुंचेगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसने अगर इसको सिग्नल भेजना है तो वो सेंट्रल नोड को भेजेगा और सेंट्रल नोड इसे भेज देगी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इस नोड ने अगर इस नोड को सिग्नल भेजना है तो ये शेयर्ड मीडियम है, इस पे सिग्नल सारों को ही जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। पर ये जो है ये उसे इग्नोर कर देगा, ये भी इग्नोर कर देगा, ये भी इग्नोर करेगा और ये भी इग्नोर करेगा। क्यों?
क्योंकि इंसानों को पता है कि ये सिग्नल जो है ये हमारे लिए नहीं था, तो जिसके लिए था सिर्फ वही उस सिग्नल को रीड कर लेगा, बाकी इग्नोर कर देंगे। पर यहाँ पे मसला क्या होता है कि अगर बस में एक नोड ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, तो फिर बाकी सारों को इंतजार करना पड़ता है। यानी ये अगर इसको कुछ भेज रही है तो जब तक ये ट्रांसमिशन खत्म नहीं होगी बाकी सारे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और ने भी ट्रांसमिशन शुरू कर दी तो फिर वो सिग्नल कोलाइड करेगा और सारों का सिग्नल जो है वो करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बस में एक वक्त पे कोई एक ही ट्रांसमिट कर सकता है। स्टार में ये नहीं था, स्टार में पॉसिबल था कि ये इसे ट्रांसमिट कर रहा है और ये इसे उसी वक्त में ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि इनकी जो तारे हैं उनका ओवरलैप नहीं है, तारे अलग अलग है, तो इकट्ठे ही आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ये 3 होगी। इसके अलावा एक और टोपोलॉजी भी हो सकती है एंड दैट इज द मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है कि जितनी नोड्स हैं हर नोड के साथ कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड मैश। ठीक है, यानी हर नोड के साथ कनेक्टेड है, ये फुली कनेक्टेड मैश होता है। पार्शियली कनेक्टेड क्या होगा कि कुछ नोड जो है वो कुछ के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक नेटवर्क। ठीक है, तो मैश में क्या होता है, ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, ज्यादा नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये 4 कनेक्शन के तरीके होते हैं जो कि आपके नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर सर अगला Sir, पॉइंट है standard- आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक बिल्डिंग या एक कमरे की हद तक महदूद होता है। फिर एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो पूरे ज्योग्राफिक बड़े ज्योग्राफिक डिस्टेंसेस के ऊपर भी स्प्रेड आउट हो सकता है। यानी इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि इंटरनेट पूरी दुनिया के ऊपर स्प्रेड आउट है। पाकिस्तान में एक मशीन जो है वो यूएस में एक मशीन के साथ कनेक्टेड हो सकती है, यूएस की मशीन जापान की मशीन के साथ कनेक्टेड हो सकती है, और इस तरह का एक जाल बिछा हो सकता है। ठीक है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन और वैन के बीच की चीज है, यानी इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस होते हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर स्प्रेड आउट नहीं है, पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक शहर के अंदर का नेटवर्क होता है। यानी लाहौर के अंदर एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है तो उसे आप मैन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उन्होंने जो अपना नेटवर्क बनाया हुआ है उसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। जो सेलुलर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैज वालों ने अपने टावर लाहौर के अंदर बिछाए हुए हैं, तो लाहौर के अंदर जो नेटवर्क होगा उनके टावर्स का, उसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके नेटवर्क की टाइप जो है वो डिस्टेंसेस की बेस पे डिपेंड करती है कि लैन है तो लोकल एरिया में होगा, वैन है तो पूरी दुनिया के ऊपर छाया होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है तो एक शहर की रेंज के अंदर ही रहेगा। और इन तीनों के लिए टेक्नोलॉजी पे फर्क इस्तेमाल होती है जिसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है गेटवेज का। गेटवे क्या होता है कि आपका एक नेटवर्क है, उसके ऊपर एक डिवाइस है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क के एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, और ये गेटवे बेसिकली 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका यूएमटी का एक यूएमटी में एक डिवाइस होगा, वो डिवाइस जो है यूएमटी के अंदर के पूरे नेटवर्क को अपने आईएसपी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। तो वो डिवाइस जो आईएसपी और यूएमटी को कनेक्ट कर रहे हैं वो गेटवे है। और गेटवे का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक फिल्टरिंग रूल्स, कि कौन सी ट्रैफिक यूएमटी के अंदर आ सकती है और कौन सी ट्रैफिक यूएमटी से बाहर जा सकती है। ठीक है, यानी एग्जांपल ले लें कि फेसबुक की ट्रैफिक यूएमटी में आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो गेटवे पे रूल होगा कि फेसबुक का अगर कोई ट्रैफिक आई है उसे गेटवे से आगे ना जाने दो, उसे वहीं पे फेंक दो। ठीक है, उसके अलावा आपकी और चेकिंग हो सकती है कि अगर कोई बाहर से हैकर बैठ के आपके एलएमएस को हैक करना चाहता है तो कोशिश होगी कि गेटवे के ऊपर ही उसकी ट्रैफिक को रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए।
ठीक है, तो ये गेटवे का कॉन्सेप्ट होता है, काफी फायदेमंद चीज है। अगला कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेट क्या है, यानी इंटरनेट आपने लफ्ज सुना हुआ है, पर इंटरनेट है क्या? तो क्लास इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी पूरी दुनिया के जो आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर दुनिया के डिफरेंट सर्वर्स हैं, वो उन आईएसपीज के साथ कनेक्टेड हैं। फिर क्लाइंट हैं, आप लोगों के कंप्यूटर है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये पूरा जो एक जाल सा बन गया है, इस चीज को आप इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट को ऑन कौन करता है? जवाब है कोई भी नहीं। बेसिकली ये नेटवर्क का नेटवर्क है, हर आईएसपी जो है वो इंटरनेट का एक हिस्सा है, हर क्लाइंट जो है वो एक हिस्सा है, हर सर्वर जो है नेटवर्क इंटरनेट का एक हिस्सा है। तो आप जो है कोई भी पूरी दुनिया, कोई भी इंटरनेट को अपने काबू में नहीं कर सकता। यानी फॉर एग्जांपल अमेरिका कहते हैं कि हमने ईरान को इंटरनेट से हटा देना है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका की हदूद में जितने भी आईएसपीज है, जितने भी सर्वर हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, उनको तो रोक सकता है ईरान को कनेक्ट करने से, पर पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है उसे अमेरिका रोक सकता है? नहीं। पाकिस्तान और ईरान जो है आपस में एक नेटवर्क बना लेंगे, ईरान और चाइना जो है वो आपस में एक नेटवर्क बना लेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, उसके एक हिस्से को तो एक मुल्क कंट्रोल कर सकता है, पर पूरे इंटरनेट को दुनिया की कोई ताकत अभी कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही इसकी एक सबसे बड़े फायदे वाली बात है कि ये आपको एक आजादी देता है, हर कोई जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये ठीक है, बनाया किसने था? हाँ जी। ये बनाया किसने था? इंटरनेट क्या यार है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है। 60s के अंदर जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क्स बने थे, फिर बाद में लोगों को ख्याल आया कि 2 डिफरेंट शहरों के नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है बर्कले, और एक रिसर्च सेंटर है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंटरनेशनल, और यूएस की आर्मी, इन 3 ग्रुप्स ने आपस में एक नेटवर्क बनाया था। उसे आप कह सकते हैं कि दुनिया का पहला इंटरनेट है फॉर एग्जांपल। उसके बाद जो है अब तो फिर सारी दुनिया आपस में कनेक्ट करी जाती है, हर कोई नई टेक्नोलॉजी ले आता है, कोई नया कनेक्शन का मीडियम ले आता है, कोई नया। तो बेसिकली इंटरनेट अब ऐसे ही है बनाया। आप कह सकते हैं कि 3 ग्रुप्स ने आपस में सबसे पहले कम्युनिकेशन की थी, पर ऐसा इंटरनेट किसी ने नहीं बनाया, हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है इंटरनेट में। ऑलराइट, इंटरनेट की कनेक्शन की बात करें तो एक बैकबोन का कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जिसमें वराइजन, एटीएनटी, ब्रिटिश टेलीकॉम, आईबीएम आ जाते हैं, इन सारों ने आपस में एक बहुत तगड़ी कनेक्शन बनाई जिसके ऊपर इंटरनेट की ट्रैफिक ट्रेवल कर सकती है। तो ये बेसिकली इंटरनेट का बैकबोन है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसका काम क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को इंटरनेट की एक्सेस देनी है, और ये सर्विस प्रोवाइडर जो है ये बेसिकली आपको बाकी की दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है? टीयर 1 आईएसपी होती है दुनिया की सबसे तगड़ी आईएसपीज। तगड़ी का क्या मतलब है कि इनके पास बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, और इनकी कनेक्टिविटी जो है ये दुनिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, दुनिया के हर मुल्क में इनका कोई इन्फ्लुएंस होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद रीजनल आईएसपी होती है। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट की कोई आईएसपी होगी जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह को कनेक्ट कर रही होगी टीयर 1 आईएसपी से। टीयर 1 में आपकी एटीएनटी आ गई जो मैंने अभी बात की थी, वराइजन आ गया, और इस तरह की जो तगड़ी कंपनीज हैं वो सारी। रीजनल में आपकी, और ये इनकी ग्लोबल रीच होती है, सारी दुनिया में पहले होते हैं। रीजनल आईएसपी जो है ये बेसिकली रीजनल रीच है कि मिडिल ईस्ट की आईएसपी होगी जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को, दुबई को आपस में कनेक्ट करेगी और उन्हें बाकी की दुनिया से कनेक्ट करेगी थ्रू टीयर 1 आईएसपी। तो टीयर 1 बहुत पावरफुल होती है, रीजनल थोड़ी कमजोर होती है, और सबसे आखिरी लेवल है एक्सेस आईएसपी का जो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। इसमें आप समझ लें कि आपका पीटीसीएल है फॉर एग्जांपल। पीटीसीएल क्या करता है? वो पाकिस्तान के अंदर तो सारे लोगों को कनेक्ट करेगा,
पर बाकी दुनिया से कनेक्ट करना है तो वो अपने किसी रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट करेगा। यानी पाकिस्तान ने जो है सिंगापुर से कनेक्शन लिया हुआ है, वो अपनी ट्रैफिक को सिंगापुर भेजता है और फिर सिंगापुर जो है वो बाकी की दुनिया में पाकिस्तान की ट्रैफिक को भेजता है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। टियर 1 सबसे पावरफुल होती है आईएसपी, रीजनल आईएसपी उसके बाद, और एक्सेस आईएसपी सबसे कमजोर होती है। जहां पे एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनेट एक्सेस पॉइंट का। इंटरनेट एक्सेस पॉइंट बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस पॉइंट बेसिकली डिफरेंट आईएसपी को कनेक्ट करने के लिए एक, आप समझ लें कि एक राउट, एक डिवाइस है। यानी मैं जो है अपने कमरे के अंदर एक डिवाइस रखता हूँ और उसमें मैं पीटीसीएल का कनेक्शन ले लेता हूँ, और फिर मैं एक और कनेक्शन ले लेता हूँ जैज वालों का, और एक और कनेक्शन वर्ल्ड कॉल का ले लेता हूँ। फिर मैं अपनी मशीन के थ्रू उन तीनों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो वो बेसिकली एक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है कि मैं डिफरेंट आईएसपीज को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? सर वो आपने रिसेंटली बात की थी लैन की और वैन की, एक वलैन भी होते हैं। वलैन क्या क्या होता चीज है? होती है? क्या? वलैन, WLAN। वायरलेस लैन। ठीक है, अगर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू आप लैन बना रहे हैं तो फिर वो वायरलेस लैन है, WLAN। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के हार्ट पे जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो पैकेट स्विचिंग का है। यानी पैकेट स्विचिंग बनने के बाद ही आपकी इंटरनेट एज का आगाज हुआ है। पैकेट स्विचिंग होता क्या है? पैकेट है क्या? बेसिकली पैकेट, आपने कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, फॉर एग्जांपल एक फाइल है या वीडियो है या टेलीफोन कॉल है, तो आपने जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है आप क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट बना देते हैं। ठीक है, यानी एक फाइल है, लेट सपोज 1000 बाइट का पैकेट है और 1000 बाइट की फाइल है, तो आपका एक फाइल एक पैकेट में आ जाएगी। पर अगर 1 मेगाबिट की फाइल है तो आपको 1000 पैकेट भेजने पड़ेंगे ताकि उसके अंदर फाइल फिट आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बड़े डेटा को छोटे हिस्सों में स्प्लिट करना है। यानी कुर्बानी के दिन जब बकरा आता है, अगर आप बाहर से कोई फॉर एग्जाम्पल जामा अशरफिया वगैरह से लेके आए तो पूरा बकरा तो नहीं ना वो एक लिफाफे में डाल देते हैं, वो आपको मल्टीपल लिफाफे डाल देते हैं जिसके अंदर वो छोटे छोटे पीसेस पड़े होते हैं। क्यों? ताकि उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए। तो वही चीज है पैकेट के कॉन्सेप्ट कि आपने डेटा भेजना है तो आप सारे डेटा का एक बड़ा एक पैकेट नहीं बनाते, आप छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं ताकि वो ट्रांसमिट हो सके। और उनमें से अगर एक पैकेट खराब हुआ है तो बाकी सारे पैकेट खराब ना हो, सिर्फ वही एक पैकेट खराब हुआ है जिसे आप दोबारा से कुछ बंदोबस्त कर लें उसका। ठीक है, तो हर पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस होते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि पैकेट कहां तक जाना है। एक और कॉन्सेप्ट है राउटर का। राउटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसके अंदर पैकेट आता है तो राउटर देखते हैं कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पैकेट कहां पे फॉरवर्ड करना है। यानी लेट सपोज एक पैकेट रिसीव हुआ है और ये जो आउटपुट है ये आपके घर में किसी मशीन को जा रही है, ये जो आउटपुट है ये आपके पीटीसीएल की किसी मशीन को जा रही है, ये आउटपुट सीएनएन के सर्वर को जा रही है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस देख के राउटर डिसाइड करेगा कि मैंने यहाँ पे पैकेट भेजना है, यहाँ पे भेजना है या यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये राउटर का काम होता है कि डिसाइड करना कि पैकेट किस आउटपुट के ऊपर फॉरवर्ड करना है ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, और ये डेस्टिनेशन एड्रेस की बेसिस पे डिसीजन होती है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को पैकेट स्विचिंग कहते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपका डेटा है उसे छोटे छोटे पैकेट में स्विच किया। अब हर पैकेट जो है वो दूसरों से अलग होकर ट्रेवल करता है। एक पैकेट आए राउटर पे, राउटर देखेगा कि इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और उसकी बेसिस पे उसे अपने किसी आउटपुट लिंक के ऊपर फॉरवर्ड कर लेगा। अब जब वो पैकेट डेस्टिनेशन पे आएगा तो हर पैकेट के अंदर एक नंबर लिखा होता है जो कि उस पैकेट का पैकेट नंबर है। तो डेस्टिनेशन का जो मशीन है वो देखेगी कि इन पैकेट के नंबर क्या थे, उनकी बेसिस पे उन सारों को सही ऑर्डर में जोड़ेगी
और सही ऑर्डर में जोड़ने के बाद उसके पास फिर वापस जो ओरिजिनल फाइल थी वो उसे मिल जाएगी। यदि पैकेट 1 आया, फिर पैकेट 3 आया, फिर पैकेट 4 आया, फिर पैकेट 2 आया, फिर पैकेट 5 आया, तो एंड मशीन जो है इन सारे पैकेट को सही ऑर्डर में जोड़ेगी ताकि इसमें से ओरिजिनल फाइल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। एनी क्वेश्चंस? जी सर, ये जो हाँ जी। पैकेट्स होते हैं इनका साइज फिक्स होता है या इंटरनेट स्पीड के मुताबिक इनका साइज बनाया जाता या ये साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो साइज आपका चांसेस आके 1500 बाइट का होगा, और अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीम कर कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस पैकेट का साइज छोटा होगा। क्यों होगा इसे अभी छोड़ दें, इस पे बात ना करें। है? ओके सर। ठीक है, पर साइज वेरी कर सकता है। कुछ एप्लीकेशन में पैकेट बड़ा होता है, कुछ में पैकेट छोटा होता है। ठीक है, फिर अगला कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपके एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि पैकेट किस तरीके से बनेगा, पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होगी और पैकेट किस तरीके से एक्सचेंज हो रहे होंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो बेसिकली आप जब भी किसी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी और प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, और इस बाय द वे इस कॉन्सेप्ट को प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। यानी आप एग्जांपल ले लें, आप एग्जांपल ले लें कि लेट सपोज आपने एक एप्लीकेशन रन की है SMTP, आपने एक एप्लीकेशन रन की है जो कि ईमेल सेंड करना चाहती है। तो ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल है, यानी प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल जो बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी सेंडर रिसीवर के बीच में, पैकेट साइज क्या होगा, पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या पड़ी होगी, डेटा क्या जाएगा, सेंड करने वाला मैसेज क्या होगा, रिसीव होने पे क्या मैसेज आएगा। तो वो रूल जो है वो प्रोटोकॉल है। तो SMTP ऐसा ही एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। FTP ऐसा ही एक प्रोटोकॉल है जो कि फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल डाउनलोड के लिए। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि अपनी मशीन से किसी दूसरी मशीन के अंदर लॉगिन करके काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल है। ठीक है, इन प्रोटोकॉल्स को अगर आपने रन करना है तो उनको फर्दर कुछ प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल SMTP, FTP और टेलनेट को जो प्रोटोकॉल चाहिए वो TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखनी है तो चांसेस आर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो चांसेस आर के उसका जो प्रोटोकॉल होगा वो UDP के ऊपर रन करेगा। यानी बेसिकली जुमले का मतलब क्या है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसने डेटा जनरेट किया है, फॉर एग्जांपल FTP है, तो मैंने डेटा जनरेट किया है, वो मैंने TCP प्रोटोकॉल को सारा डेटा दे दिया। TCP क्या करेगा, वो उस डेटा को लेगा, उसके छोटे छोटे पैकेट बनाएगा, उन पैकेट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा और फिर वो पैकेट किसको देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल को। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसके ऊपर डेस्टिनेशन का IP एड्रेस डाल देगा ताकि वो पैकेट जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो मेरा पॉइंट समझ आया? इस चीज को समझने का एक और एग्जांपल है। ठीक है, मैं एक खत लिखता हूं, वो डेटा है, उसे मैं एनवलप में डालता हूं तो वो उसके ऊपर एक अगला प्रोटोकॉल है, उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख दिया और बंदे का नाम लिख दिया। अब वो जो खत है वो मैं अपने डाक खाने लेके जाता हूं तो डाक खाना उसे एक बोरी में बंद कर देता है बाकी खतों के साथ, जो कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद भेजना है। अब वो बैग जो है वो इस्लामाबाद जाके खुलेगा, उसमें से पैकेट निकलेंगे, एनवलप निकलेंगे। मेरा वाला एनवलप जो था वो फिर जो डेस्टिनेशन वाला घर था उसे दिया जाएगा और वो जब खत को खोलेगा तो उसके अंदर से ओरिजिनल डेटा निकल आएगा। तो समझ आई है कि बेसिकली एक डेटा है, उसके अंदर और इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, उसके अंदर और इंफॉर्मेशन ऐड हुई है ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके।
तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर SMTP, FTP या टेलनेट बनाना है तो ये तीन प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ डेटा जनरेट करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है या UDP जो है वो इस डेटा के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा ताकि ये भेजने के काबिल हो, और वो उसके पैकेट भी बनाएगा छोटे छोटे। वो पैकेट वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को देगा ताकि ये जो प्रोग्राम है ये उसके ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करे ताकि ये डेस्टिनेशन तक भेजा जा सके। ठीक है, TCP UDP इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचे। IP इंश्योर करते हैं कि डेटा है वो करेक्ट मशीन तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल ये CNN है, ये फेसबुक है। मैंने अपने कंप्यूटर में दो ब्राउजर विंडो खोले हुए हैं, एक में CNN खोला हुआ है और एक में फेसबुक खोला हुआ है। ठीक है, तो अब इन सारों के जो पैकेट आ रहे हैं मेरी मशीन तक, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो पैकेट जो है मेरी मशीन तक कैसे भेजना है। एक दफा वो मेरी मशीन पे पहुंच गया है तो TCP और UDP जो है वो डिसाइड करेंगे कि मेरी मशीन पे वो पैकेट CNN वाले ब्राउजर को भेजना है या फेसबुक वाले ब्राउजर विंडो को भेजना है। समझ आई है? ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? यस सर। ओके, IP की बेसिस पे पैकेट आपकी मशीन तक पहुंचेगा और TCP या UDP की बेसिस पे वो पैकेट मशीन जो है अपने किसी ब्राउजर विंडो को या अपनी किसी एप्लीकेशन को सही वाली को फॉरवर्ड कर देगी। कभी ऐसे हुआ है कि आपने फेसबुक का कोई डेटा मंगवाया हो और वो CNN वाले ब्राउजर में खुल गया हो और CNN वाला जो डेटा था वो फेसबुक वाले ब्राउजर में आ जाए? ऐसे तो नहीं ना होता। CNN जो है वो आपके CNN वाले ब्राउजर में आ रहा होता है और फेसबुक जो है वो आपके फेसबुक वाले ब्राउजर में आ रहा होता है। तो वो जो है वो TCP और UDP की वजह से है। और आपकी सही मशीन तक जो डेटा आते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने फेसबुक खोला है तो आपके भाई के कंप्यूटर पे खुल जाए। यानी आपके घर पे वायरलेस राउटर के साथ आपका भाई भी कनेक्टेड है, तो आपने अपने कंप्यूटर पे फेसबुक खोलना था, वो फेसबुक आपके भाई के कंप्यूटर पे चला गया। ऐसे तो नहीं ना होता। तो ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि इस तरह की गलती ना हो। अब इसकी ज्यादा डिटेल में जाए, ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली ये राउटिंग जो है पैकेट की, कि आपका पैकेट राउटर पे आता है तो डिसाइड करना कि किस आउटगोइंग लिंक पे जाएगा बेस्ड ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस। वो IP का काम है। फिर IP एड्रेसेस यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर मशीन को, यानी इंटरनेट पे जितनी भी मशीन है उन सारों का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। तो ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कभी ऐसे नहीं होगा कि CNN का IP एड्रेस भी वही हो और फेसबुक का IP एड्रेस भी वही हो। क्यों? क्योंकि फिर मसला ये होगा कि अगर आपने एक पैकेट CNN को भेजना था तो IP एड्रेस की बेसिस पे राउटर को समझ नहीं आएगी कि पैकेट CNN को जाना चाहिए या फेसबुक को, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है। ठीक है, तो इसकी एड्रेसेस यूनिक और डिफरेंट होने लाजमी है। इंटरनेट पे जितनी भी मशीन है उनके अलग IP एड्रेस होते हैं ताकि इस तरह की गलती ना हो कि एक का पैकेट दूसरे को चला जाए। और जितनी भी कम्युनिकेशन है ओवर द इंटरनेट वो IP एड्रेस की बेसिस पे होती है। TCP पे आ जाए तो TCP जो है उसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एप्लीकेशन के डेटा को पैकेट्स के अंदर स्प्लिट करता है और फिर वो IP को दे देता है। ठीक है, और जब ये पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन टूटे हुए पैकेट को आपस में कंबाइन करके ओरिजिनल डेटा जो है वो एप्लीकेशन के रिसीवर को दे देना। और अगर कोई पैकेट करप्ट हुआ है या गुम गया है तो फिर TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसे रीट्रांसमिट किया जाए। ठीक है, और एक और TCP का काम क्या है कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, यानी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा पैकेट आने शुरू हो गया, तो TCP का सेंडर क्या करेगा? वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता है। ठीक है, स्लो क्यों करता है? क्योंकि अगर सारी बड़ी तेज स्पीड पे पैकेट भेजी जाएंगे तो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा रश हो जाएगा और पैकेट जो है वो फिर नेटवर्क पे गुजर ही नहीं सकेंगे। ठीक है,
तो फिर क्या होता है, आपका सेंडर जो है वो स्लो डाउन का आ जाता है, कहते हैं कि मैं कम पैकेट भेजता हूँ ताकि जो रश हो गया नेटवर्क के ऊपर उसे तो थोड़ा कम किया जा सके ना। ठीक है, और जो सबसे अहम बात है टीसीपी की वो है पोर्ट नंबर। आईपी में हमने देखा था कि हर पैकेट का एक डेस्टिनेशन, हर मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, टीसीपी में क्या होता है कि हर मशीन के ऊपर जो एप्लीकेशन रन कर रही है उसका एक पोर्ट एड्रेस होता है। यानी अगर आपने ब्राउजर विंडो खोला हुआ है CNN का, एक और ब्राउजर विंडो में आपने फेसबुक खोला हुआ है, एक और ब्राउजर विंडो में आपने यूट्यूब खोला हुआ है, एक और एप्लीकेशन है जो आपकी वीडियो गेम चल रही है, एक और एप्लीकेशन है जिसमें आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, तो कैसे पता लगेगा कि पैकेट इनमें से किसको जाना चाहिए? तो इन सारों का जो आईपी एड्रेस होगा वो सेम होगा, और वो आईपी एड्रेस है आपकी मशीन का, पर इन सारों के जो पोर्ट एड्रेस होंगे या पोर्ट नंबर होंगे वो सारों के फर्क होंगे। और जब पैकेट आएगा तो पोर्ट नंबर की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये पैकेट वीडियो गेम का पैकेट है, कि ये पैकेट यूट्यूब का पैकेट है, कि फाइल डाउनलोड का पैकेट है, कि CNN का पैकेट है। तो वो पोर्ट एड्रेस की बेसिस पे डिसाइड होता है। आपकी मशीन का आईपी एड्रेस एक होता है, और उसमें जितनी भी एप्लीकेशन रन कर रही है उन सारों के जो पोर्ट एड्रेस है वो फर्क होता है। यूडीपी पे आ जाए तो यूडीपी जो है वो भी टीसीपी एक ऑल्टरनेटिव है। फर्क क्या है इसमें कि इसमें ना कंजेशन कंट्रोल होता है, ना इसमें पैकेट रिकवरी है। अगर पैकेट लॉस हुआ है, करप्ट हुआ है, यूडीपी कुछ नहीं करेगा। अगर नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, यूडीपी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और यूडीपी में भी पोर्ट नंबर होते हैं, जैसे टीसीपी में पोर्ट नंबर था वैसे ही यूडीपी में पोर्ट नंबर होता है। तो यूडीपी इस्तेमाल कहां पे होगा? अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप कहते हैं कि पैकेट लॉस तो बर्दाश्त कर लूंगा पर स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। यानी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखें, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और कोई 1 मिली सेकेंड के लिए मेरी आवाज जो है आप तक नहीं पहुंचती तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होगी कि अगर ट्रांसमिशन स्लो हो जाए और मैं जो आपको ट्रैफिक भेज रहा हूं वो 10-10 मिनट बाद आपको पहुंचे, या पैकेट अगर मेरा अब तक नहीं पहुंचा तो आप दोबारा रिक्वेस्ट करें कि वो पैकेट गुम गया उसे दोबारा भेजो, फिर उसके लिए आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़े, फिर वो पैकेट आए, फिर अब बात आगे बढ़े, तो ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं है। तो टीसीपी आप फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हो रही है तो टीसीपी जो है कंजेशन के केस में स्लो डाउन भी कर जाएगा, और अगर कोई पैकेट लॉस हुआ है तो उसे रीट्रांसमिट करने में वक्त भी जाया करेगा। तो इसलिए वहां पे आप यूडीपी इस्तेमाल करेंगे कि मैं जो पैकेट भेज रहा हूं दूसरे तक बात जा ही जाए। अगर बीच में कोई पैकेट घूम जाते हैं ठीक है, खैर है, और अगर कोई ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है खैर है, मैं स्लो डाउन नहीं करूंगा, बाकी लोग स्लो डाउन करें। ऑन दी अदर हैंड अगर फाइल शेयरिंग है तो फाइल शेयरिंग में स्पीड का इतना मसला नहीं है। यानी अगर 10 मिनट की बजाय आपको 15 मिनट या 20 मिनट भी लग जाए आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको तकलीफ कब होगी कि आपने जो फाइल रिक्वेस्ट की थी उसके अंदर से कोई करप्ट हो गया है, कोई डेटा लॉस हो गया है, वहां पे फिर आप टीसीपी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो चीज ट्रांसमिट की थी एग्जैक्ट वही आप तक पहुंचे, बेशक थोड़ी देर से पहुंचे। क्लियर है? इसके अलावा क्या प्रोटोकॉल होते हैं एप्लीकेशन की बात करें, SMTP है जो कि फाइल ईमेल के लिए, FTP फाइल शेयरिंग के लिए, टेलनेट जो है रिमोट लॉगिन के लिए, HTTP आप जितनी भी वेब ब्राउजिंग करते हैं आप ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर HTTP लिखा होता है। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कुछ जगहों पे HTTPS भी लिखा होता है, वो आपके ख्याल में क्या होता है? किसी को पता है HTTPS क्या होता है? तो वो हाई सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए है कि अगर आपने कोई डेटा को वेब ब्राउजिंग करनी है और उसमें कोई पासवर्ड वगैरह भेजना है जो आप नहीं चाहते कोई और देख सके, तो इन दैट केस आप HTTPS इस्तेमाल करते हैं जो कि सिक्योर है। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है पिंग। पिंग बेसिकली क्या करता है कि आप टेस्ट करते हैं कि अगली मशीन जो है वो ऑनलाइन है भी कि नहीं। यानी मैं अगर किसी और मशीन को पिंग करता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन है तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे से उस मशीन तक पैकेट जाने में और उस मशीन से वापस जवाब मेरे तक आने में कितना टाइम लगा है। इस टाइम को राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं।
तो राउंड ट्रिप टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा है। यानी आप ऐसे देख लें कि अगर मैंने फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं पिंग करता हूँ, एक मशीन यूएमटी के अंदर है और दूसरी मशीन अमेरिका के अंदर है। तो जो अमेरिका वाली मशीन है उससे लेके मेरे तक राउंड ट्रिप टाइम ऑब्वियसली ज्यादा होगा कंपेयर टू कि अगर मैं यूएमटी की मशीन को पिंग करता हूँ। तो फिर अक्लमंदी क्या होगी कि मैंने फाइल लेनी है तो यूएमटी से ले लूं क्योंकि मेरे ज्यादा करीब है, ज्यादा जल्दी मेरे तक आ जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और अगली एप्लीकेशन है ट्रेस राउट। ट्रेस राउट बेसिकली क्या करता है? अच्छा, एक सवाल है कि CNN क्या है? तो क्लास CNN जो है खबरों की वेबसाइट है। CNN, Geo.tv, ARY.tv, ये सारे खबरों की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो CNN भी खबरों की वेबसाइट है। ऑल राइट, ठीक है। ट्रेस राउट क्या करता है कि मेरे से लेके दूसरे जो डेस्टिनेशन है उस तक क्या पाथ फॉलो किया जा रहा है, उस पाथ पे जो डिफरेंट राउटर्स हैं उनके आईपी एड्रेस क्या है, और हर राउटर तक राउंड ट्रिप टाइम कितना मुझे मिल रहा है। ट्रेस राउट का फायदा क्या होता है? बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके कौन सा पाथ बेहतर है कंपेयर, अगर आपका मल्टीपल पाथ है जिनसे आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो ट्रेस राउट से आपको पता लग जाता है कि कौन सा वाला पाथ बेहतर है जिसपे कम राउटर है, कम राउंड ट्रिप टाइम लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन है जो कि इस्तेमाल होती है। आगे चले, आखिरी ये कॉन्सेप्ट है चीजें फायरवॉल्स का। तो फायरवॉल क्या होते हैं? एक ऐसी गेटवे की मशीन है। गेटवे क्या था? जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करती है मशीन। फॉर एग्जांपल यूएमटी का एक गेटवे है जो कि यूएमटी के नेटवर्क को आईएसपी के साथ कनेक्ट करता है। तो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो कि आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है बाकियों से। और बाय द वे फायरवॉल सिर्फ गेटवे के ऊपर नहीं होता लाजमी, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी फायरवॉल लगा सकते हैं। फायरवॉल का फायदा क्या है कि वो डिसाइड करता है कि कौन से पैकेट अंदर आ सकते हैं और कौन से पैकेट बाहर जा सकते हैं। आप समझ लें कि चौकीदार है। अब बाहर से कोई ऐसी एक्सेस आ रही है, कोई ऐसा पैकेट आ रहा है जो कि आपने नहीं मंगवाया, तो फिर वो क्यों आ रहा है? वो आपके नेटवर्क में कोई वायरस फैलाने आ रहा है, तो फिर फायरवॉल ऐसे पैकेट को जो है ड्रॉप कर देगा, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसे रोक देगा। दूसरी चीज क्या होती है? कभी आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में से पैकेट बाहर जाने शुरू होगी, ट्रैफिक, आपने कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं की, सारी एप्लीकेशन बंद है, उसके बावजूद आपके इंटरनेट के ऊपर पैकेट जा ही जा रहे हैं आपकी मशीन से बाहर। इसकी क्या वजह है? तो चांसेस आर कि आपके कंप्यूटर पे कोई वायरस है जो कि आपका प्राइवेट डेटा किसी और को भेज रहा है। ठीक है, तो फायरवॉल जो है ऐसी एक्सेस को भी रोक देगा। वो आपसे पूछेगा कि ये कोई एप्लीकेशन प्रोसेस है जो कि आपका डेटा बाहर भेजना चाह रही है, आपको पता है ये आपकी मर्जी से भेज रही है, अगर आप क्लिक कर देते हैं नो तो वो उस पैकेट को बाहर नहीं जाने देगी, और अगर आप यस कर देते हैं तो फिर वो फायरवॉल जो है उस ट्रैफिक को बाहर जाने देगा। ठीक है, फायरवॉल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप यूएमटी का एग्जांपल ले लें। यूएमटी में फेसबुक की ट्रैफिक नहीं आ सकती अंदर, ट्विटर की ट्रैफिक नहीं आ सकती अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएमटी ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट जो है इन चीजों पे वक्त जाया करेंगे, तो इसलिए इस तरह का एक्सेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक होती है। फायरवॉल डिसाइड करेगा कि कौन सी वेबसाइट, कौन सा सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। अगर आप LMS को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपका काम है। फिर एक और चीज है, मैंने अटेंडेंस पोर्टल को अगर एक्सेस करना है तो फायरवॉल क्या करेगा कि अगर मैं यूएमटी के अंदर हूं तो मैं एक्सेस कर सकता हूं, अगर मैं यूएमटी के बाहर हूं, अपने घर में बैठा हूं और वहां से अटेंडेंस पोर्टल को या ग्रेडिंग पोर्टल को एक्सेस करता हूं तो यूएमटी मुझे नहीं करने देगा। फायरवॉल जो है उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, कि बाय कोई हैकर जो है वो अगर बाय से पोर्टल को एक्सेस करके ग्रेड चेंज कर दे स्टूडेंट के, वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर यूएमटी ने कहा कि बाय की एक्सेस ही रोक दो ताकि जिसने भी एक्सेस करना है वो यूएमटी के अंदर से कर सके। ठीक है, और अगला पार्ट ये है कि फायरवॉल ब्लॉक कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं, या तो आईपी एड्रेस की बेसिस पे,
कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या है। अगर फेसबुक का आईपी एड्रेस है तो उस पैकेट को यूएमटी नहीं आने देगा, ठीक है। जहां पे प्रोटोकॉल यूएमटी कहेगा कि मेरे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ वेब ब्राउजिंग करते हैं तो उसके लिए हमें टीसीपी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूडीपी चाहिए। तो अगर यूएमटी कहते हैं कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत नहीं देनी, तो वो हर उस पैकेट को ब्लॉक कर देगा जो कि यूडीपी का पैकेट है, ठीक है। तीसरी ब्लॉकिंग हो सकती है पोर्ट नंबर की बेसिस पे, कि अगर एक ऐसा पोर्ट नंबर है जो कि वीडियो गेम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हर एप्लीकेशन का एक अपना पोर्ट नंबर होता है, डोटा खेलने तो उसका एक अपना पोर्ट नंबर है। तो अगर यूएमटी चाहती है कि यूएमटी में बैठ के स्टूडेंट डोटा ना खेलें, तो वो क्या करेगा कि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर है उसे ब्लॉक कर देगा। यानी फायरवॉल पे कोई ऐसा पैकेट आया है जिसका पोर्ट नंबर जो है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर डोटा वाला पोर्ट नंबर है, या काउंटर स्ट्राइक वाला पोर्ट नंबर है, या पबजी वाला पोर्ट नंबर है, तो फायरवॉल उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये कुछ फायरवॉल पे आपके फिल्टरिंग के रूल्स हो सकते हैं, यदि आईपी एड्रेस पे कर लें, पोर्ट नंबर पे कर लें, या प्रोटोकॉल पे कर लें, ठीक है। अब अगला सवाल है कि फायरवॉल को ब्लॉक किया जा सकता है, और एक स्टूडेंट ने मेरे से डार्क वेब की बात की थी, अब ये सवाल मैं उससे कर रहा हूँ, फायरवॉल को ब्लॉक किया जा सकता है कि नहीं? यस सर, किया जा सकता है। मैंने पढ़ा कैसे? है कैसे करते हैं? डीडीओएस अटैक होता है, जिससे ट्रैफिक को इंक्रीज कर दिया जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। एक मिनट, डीडॉस की आपने बात की, वो फर्क चीज है। डीडॉस का मतलब है कि इतना ज्यादा पैकेट आने शुरू हो गया आपकी मशीन पे कि मशीन में इतनी कैपेसिटी नहीं थी उसे हैंडल करने के लिए, और वो क्रैश कर जाती है। मैं ये सवाल नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है कि आपका यूएमटी में एक फायरवॉल लगा हुआ है जो कि आपको फेसबुक देखने नहीं दे रहा, और आप फेसबुक देखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? किसी ने यूएमटी में बैठ के फेसबुक देखा? सर कभी कभी यूट्यूब देखें वो खुद ही ब्लॉक हो जाती, चलती ही नहीं, एक्सेस ही नहीं होती। सर अगर हम वीपीएन एक्टिव कर लें तब भी नहीं देख सकते? कैसे करें? सर अगर वीपीएन एक्टिव कर लें, वीपीएन। ठीक है क्लास, ये मैं सुनना चाह रहा था। दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, और दूसरी ऑप्शन है टॉर की। टॉर और वीपीएन में क्या होता है बेसिकली? लेट सपोज ये फेसबुक है, ये यूएमटी का, ये फेसबुक है, ये यूएमटी का फायरवॉल है, गेटवे, और ये आप यूएमटी के नेटवर्क में बैठे हुए हैं। अब अगर आप फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फेसबुक का जो भी पैकेट वापस आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेटवे जो है फायरवॉल उसकी इजाजत नहीं दे रहा। अब आप क्या करते हैं? आप या तो वीपीएन इस्तेमाल करेंगे या टॉर। इन दोनों में क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट फेसबुक को नहीं जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो किसी और मशीन को जाएगी, वो रिक्वेस्ट किसी और मशीन को जाएगी, वो रिक्वेस्ट किसी और मशीन को जाएगी, और वो रिक्वेस्ट फेसबुक को जाएगी। तो अब फेसबुक जब रिप्लाई करेगा तो वो इस मशीन पे पैकेट जाएगा, फिर इस मशीन पे आएगा, फिर इस मशीन पे आएगा। अब इस मशीन पे जब पैकेट आया है तो उस पैकेट का जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो फेसबुक वाला है कि अपना है? ये बेसिकली उस पैकेट के ऊपर अपना आईपी एड्रेस सोर्स वाला डालेगा। तो वो पैकेट जब गेटवे पे आएगा तो गेटवे देखेगा कि इस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस क्या है। वो सोर्स आईपी एड्रेस फेसबुक का नहीं है, वो इस मशीन का भी नहीं है, वो इस मशीन का भी नहीं है, वो एड्रेस इस मशीन का है। और फायरवॉल में कोई रूल था जो कि इस मशीन के एड्रेस को ब्लॉक करे? नहीं। तो इसलिए वो पैकेट जो है वो आपकी मशीन तक आ जाएगा। समझ आई है? तो ये टॉर ये करता है, ये टॉर है कि टॉर बेसिकली आप अगर टॉर ब्राउजर अगर खोलते हैं अपने कंप्यूटर में और उस ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो डिफरेंट मशीनों के थ्रू होते हुए रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन को जाएगी। अब आपकी हुकूमत अगर देखना चाहे कि आपने किस वेब पेज को एक्सेस किया है तो उसमें जो आईपी एड्रेस होगा वो फेसबुक का नहीं होगा, वो जो आपकी रिक्वेस्ट जिस मशीन को गई थी उसका आईपी एड्रेस होगा। तो आपको एक प्राइवेसी भी मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। यानी एक तरफ फायरवॉल के ब्लॉक से आप बच जाते हैं
और दूसरी तरफ आप इस तरह से भी बच जाते हैं कि अब दुनिया को पता नहीं लगेगा कि आपने फेसबुक को एक्सेस किया था कि नहीं। तो ये टॉर है। वीपीएन में भी इसी तरह का काम होता है। वीपीएन में क्या होता है, आपका सर्वर है फेसबुक का जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपकी मशीन है गेटवे के थ्रू जा रही है। अब आपकी रिक्वेस्ट जो है एक वीपीएन सर्वर को जाएगी, वो वीपीएन सर्वर फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजेगा आपकी, फेसबुक की रिक्वेस्ट वापस वीपीएन पे आएगी और वीपीएन का सर्वर जो है उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन, अपना सोर्स आईपी एड्रेस डाल के आपको भेज देगा। तो ये भी टॉर जैसा काम ही हो रहा है। पर इसमें फर्क क्या है कि इसमें फर्क ये है कि आईपी एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है या फिर वीपीएन जो है वो प्रोटोकॉल चेंज कर सकता है। यानी पैकेट आया है, पैकेट टीसीपी का था, सॉरी पैकेट यूडीपी का था और यूएमटी ने यूडीपी के ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये वीपीएन क्या करेगा कि उस पैकेट के ऊपर एक अलग इंफॉर्मेशन डाल देगा जिससे लगेगा कि पैकेट यूडीपी का नहीं है, टीसीपी का, यानी फ्रॉड हो गया। अब ये पैकेट आएगा तो यूएमटी को पता होगा कि ये टीसीपी का पैकेट है तो उसे गुजरने देगा, पर जब आप तक पैकेट पहुंचेगा और आप इस टीसीपी वाली चीज को हटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पैकेट जो है वो तो यूडीपी, सॉरी एक्चुअल पैकेट तो यूडीपी का था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये फायरवॉल का और इन चीजों का इसे बाईपास करने का तरीका है। मैं फिर रिपीट कर दूं जल्दी से कि फायरवॉल को इस ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं किसी रूल की बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर। तो वीपीएन और टॉर क्या करते हैं कि आप किसी डायरेक्ट उस मशीन को रिक्वेस्ट भेजने की बजाय आप किसी और मशीन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि पता ना लगे। यानी आप एग्जांपल ले लें कि आपके फ्रिज में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको मना है वो चीज खाना, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद नहीं, आप फ्रिज की तरफ जाएंगे तो आपको घर वाले रोक देंगे। तो आप क्या करते हैं, अपने किसी छोटे भाई को कहते हैं कि आप फ्रिज में जाके वो चीज ले आओ। तो आपका भाई जब फ्रिज से वो चीज लेने जाएगा तो सारे घर वाले देखेंगे कि यार इसे तो डॉक्टर ने मना नहीं किया, इसे लेने दो। तो वो चीज उठा के आप तक ले आते, किसी को भी नहीं पता चलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो वीपीएन और टॉर यही काम कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी हाँ जी। और एक सर, मिनट, और किसी ने डार्क वेब की बात की थी कि डार्क वेब क्या होता है। तो डार्क वेब वही चीज है कि ऐसा वेबसाइट जो कि आपके नॉर्मल तरीकों से आपको विजिबल नहीं होता। तो उसके लिए यूजुअली आप टॉर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वेबसाइट एक्सेस भी हो सके और कोई आपको पकड़ भी ना सके। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट डार्क वेब से दूर ही रहे, क्योंकि अगर तो डार्क वेब पे कोई इलीगल चीज हो रही है तो वो बड़े आराम से आप पकड़े भी जा सकते हैं। यानी इट्स नॉट कि वीपीएन और टॉर इस्तेमाल करने से आप बच जाएंगे, आपको पकड़ने के और भी तरीके होते हैं। तो इसलिए इस काम को, इन टेक्निक्स को सिर्फ लीगल तरीकों के लिए इस्तेमाल करें, इलीगल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कभी ना करना, क्योंकि वो बड़े आराम से पकड़ा जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन का? हाँ जी। सर, इज इट ट्रू कि टॉर इज ज्यादा अच्छा नहीं है वीपीएन से? लाइक वीपीएन ज्यादा स्ट्रांग होता है? वीपीएन पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, आपको ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। मुफ्त की जो चीज होती है वो, उसमें सर्विस जो है लाजमी नहीं इतनी अच्छी हो। जितने ज्यादा पैसे देंगे उतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। सर एक और क्वेश्चन है। क्या? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर अगर कोई मतलब वेबसाइट यूएमटी की हैक करके पोर्टल पे मार्क्स चेंज करता है और वो मार्क्स चेंज हो जाते हैं, तो वो मार्क्स कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे? यार वो पता लग जाएगा ना, आपके पास सिर्फ एक सर्वर में इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होती, आपके पास मल्टीपल, यानी मैं जब आपके मार्क्स एंटर करता हूँ तो वो मार्क्स मेरी जीमेल पे भी पड़े होते हैं, मेरे पोर्टल पे भी पड़े होते हैं, और उसके अलावा मैंने गूगल शीट्स के ऊपर भी स्टोर किया होता है। लेकिन सर कंसीडर तो वही होते हैं ना जो पोर्टल में होते हैं, सीजीपीए तो वहीं से मेंटेन होता है। तो अगर कोई सर्वर पे खराब अगर कर भी देता है तो मैं बाकी 3 चीजों को खोल के देखूंगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स क्या थे। समझ आइए? तो सर वैसे अगर बंदा देखे तो जैसे अमूमन तो मार्क्स वहीं से देखे थे पोर्टल से, शीट्स भी वहीं से निकलती हैं, तो अगर इतना कौन नोटिस करता है कि अब दोबारा जाके गूगल शीट्स पे आप देखें या जीमेल पे देखें? क्या वो मैं कर सकता हूँ, जितना जरूरी होगा उतना जरूरी काम होगा मैं कर लूंगा। समझ आई है ना? वैसे पेनिट्रेशन जब होती है तो पता तो लग जाता है ना कि पेनिट्रेट हुआ है।
यार एक मिनट, यार हाँ पता लग जाते हैं, तरीके होते हैं पकड़ने के, ठीक है। यानी किसी ने हैक किया है तो बड़े आराम से पता लग जाता है। जैसे अगर कोई बहुत ही अच्छा हो तो वो शायद अच्छा कर ले, पर हर कोई इतना अच्छा होता नहीं है। यूजुअली हैक करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ जी, सर भाई मैक अभी टाइम एड्रेस खत्म क्या हो होता गया, किसी ने जाना है तो बेशक चला जाए, और जिसे सवाल करने हैं वो कर ले मेरे से। हाँ जी, है? सर मैक एड्रेस क्या होता है? या मैक एड्रेस मैंने बात नहीं की है, वो मशीन जो हार्डवेयर होता है उसका एड्रेस होता है। अगर आपने इसकी बात करनी तो हम बाद में कर लेंगे, अभी इस पे क्लास कंफ्यूज होगी। ओके सर ओके। यानी आपका जो डिवाइस है, मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका मोबाइल फोन है, उसका एक मैक एड्रेस है। आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे वो एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर जब आप उस फोन को यूएमटी में लेके आते हैं तो उसका आईपी एड्रेस फर्क होता है। जब आप उस फोन को अपने घर में लेके जाते हैं तो उसका आईपी एड्रेस फर्क होता है। उस फोन को अगर आप यूएस लेके जाएंगे तो उसका आईपी एड्रेस फर्क हो जाएगा, पर मैक एड्रेस हमेशा फिक्स रहेगा, वो फैक्ट्री ने जो दे दिया है वही है। चले, एनी अदर क्वेश्चन? इसकी डिटेल का आपको शौक है तो फिर बाद में एक्सक्यूज मी बात कर सर। सकते आईपी एड्रेस हैं। हाँ जी, सर चेंज होता रहता है। हाँ जी, पूछे सर कैली लिनक्स क्या होता है? क्या क्या होता है? कैली लिनक्स। या चैट में लिखते हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, जब हम किसी की कोई, जैसे आप पोर्टल की बात करते हैं, हम पोर्टल को हैक करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा हमने हैक किया? आप बता रहे थे कि वो पकड़ा जाएगा, कैसे बन सर? वो पता होगा आईपी एड्रेस जहां से पैकेट आए थे, वो हमें पता होगा कि पैकेट कहां से आए हैं। वो हम आईएसपी के पास जाएंगे तो आईएसपी बता देगी कि इस बंदे के पैकेट थे। पैकेट के अंदर एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और एक सोर्स एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस से पता लग जाएगा कि आपके घर से पैकेट आया। और सर ये आपने यूडीपी की बात की थी, ये क्या चीज थी? ये नहीं समझ आई। ओके, यूडीपी की बात की थी यार। एप्लीकेशन है, एक फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को ट्रांसमिट करना है तो इसके छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, ठीक है। उन पीसेस के ऊपर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डलेगा कि किसको भेजना है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, और ये पैकेट भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पैकेट बनाना और इसके ऊपर डेस्टिनेशन के एड्रेस डालना और फिर उसे सेंड करना, ये किसका काम है? तो इसके लिए या तो आप यूडीपी इस्तेमाल करेंगे या फिर आप टीसीपी इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों काम क्या करते हैं? एक बड़ी फाइल को छोटे पैकेट में स्प्लिट करके उन्हें आगे भेज देते हैं, उसके ऊपर एड्रेस, पोर्ट नंबर वगैरह डाल के, ठीक है। बस फर्क यूडीपी और टीसीपी में क्या है कि टीसीपी में अगर पैकेट गुम जाए या करप्ट हो जाए तो वो दोबारा ट्रांसमिट होगा, रिलायबल है टीसीपी। और अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी नेटवर्क पे तो टीसीपी का स्टैंडर्ड जो है अपनी स्पीड कम कर देगा। यूडीपी में क्या है? यूडीपी फर्क है। यूडीपी जो है वो पैकेट भेजी जाएगा, चाहे स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, उसे गरज नहीं है। चाहे ट्रैफिक ज्यादा हो चाहे कम हो, वो पैकेट भेजी जाएगा। पैकेट लॉस हुए कोई मसला नहीं, वो भेजी जाएगा, रिकवर नहीं करेगा लॉस से। तो ये बात टीसीपी और यूडीपी में फर्क है। क्लियर हो गया आपको? तो टीसीपी की Yes, क्या sir. आपको जो चीज मेन पता होनी चाहिए वो ये है कि टीसीपी यूडीपी का काम क्या है कि एक्चुअल जो डेटा है उसके छोटे छोटे हिस्से करना है और उनके ऊपर पोर्ट नंबर डाल देना है ताकि पता हो कि ये किस एप्लीकेशन का डेटा है, और फिर उसे सेंड कर देना। ये मेन चीज है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, चैट विंडो चैट में बॉक्स में एक क्वेश्चन लिखा है। एक मिनट, चैट विंडो में किसी ने सवाल किया है कि काली लिनक्स क्या होता है। तो यार बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है वैसे ये है। इसमें और भी फ्लेवर हो सकते हैं, यूबंटू है, डीबियन है, रास्पियन है। तो डिफरेंट यूनिक्स और लिनक्स के डिफरेंट आपके समझ लें वर्जन है, फ्लेवर है, उनमें से एक काली भी है। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? नो सर। यूडीपी क्लियर सर हो एक गया क्वेश्चन है। कि नहीं? ठीक है, मैं वीडियो Yes, sir, अपलोड हो कर गया। दूं, तो देख लेना, उसके बाद कोई सवाल हुआ तो आप मैसेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट क्लास में टेक केयर।
अल्लाह हाफिज।